पावर प्लेटफॉर्म। आज हम मैथमेटिक्स के उन सभी फॉर्मूलाज को चैप्टर वाइज रिकॉल करेंगे जो हमेशा हमारी समस्या बनी रहती है। फॉर्मूलाज मैथ्स का नियम होता है जो एक दिशा दिखाता है कि प्रश्नों को किस दिशा में सॉल्व करना है। ये वीडियो उन सभी के लिए ज़रूरी है जो मैथ्स पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं। आप भी देखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आज हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसमें हम ऑल चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे इसमें रियल नंबर्स के जितने फॉर्मूले बनते हैं वो, पॉलिनोमियल के जितने फॉर्मूले बनते हैं वो, पेयर्स ऑफ लीनियर इनटू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, त्रिकोणमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इन सारे चैप्टरों का यहाँ पे फॉर्मूला हम कवर करने वाले हैं। आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होगा। पहला चैप्टर मेरा है रियल नंबर। रियल नंबर में जितने सवाल आते हैं उन सारे सवालों को हम इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे, ये 7 फॉर्मूला पे बनाते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला हमारे पास है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ इस तरह से भी लिखते हैं, जब डिविजिबल हम करते हैं तो पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो पी ऑफ एक्स होता है इसको बोलते हैं हम, जैसे अगर यहाँ पर हम 25 लिए, अगर हम 5 से डिविजिबल इसको करेंगे, इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, इस वाले भाग को हम बोलेंगे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर ये भाज्य है, भाज्य को ही हम बोलते हैं डिवाइडेंट, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट। उसके बाद भाजक है, भाजक को बोलते हैं डिविजर, डिविजर। भागफल को बोलते हैं क्वोशेंट, क्वोशेंट। और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब यहाँ देखिए क्या बोले, पी ऑफ एक्स लिखना है। पी ऑफ एक्स हम किसको लिखते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है। भाग किसमें दिया जाता है, अगर ये 25 है और यहाँ लिखते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा डिवीजर, इसको बोलते हैं डिवीजर। जिससे हम भाग देते हैं वो डिवीजर, जिसमें भाग लगता है वो डिवाइडेंट। इसको पी ऑफ एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं जी ऑफ एक्स। और यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा इसको बोलेंगे आर ऑफ एक्स। और यहाँ पर क्वोशेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्यू ऑफ एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बन जाएगा वो किस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इंटू हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स और प्लस हो जाएगा आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स। इस तरह से भी फॉर्मूला पूछा जाता है। याद रखेंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। जब भी कोई संख्या में इस तरह से हम भाग देते हैं, इस संख्या से भाग देते हैं, वो संख्या में भाग लगाते हैं, वो हो जाएगा आपका, वो संख्या जिसमें हम भाग लगाते हैं वो संख्या भाज्य हो जाएगा, जिससे लगाते हैं वो भाजक हो जाएगा। जो यहाँ पर भागफल आएगा उसको हम बोलेंगे क्वोशेंट बोलेंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको रिमाइंडर बोलेंगे। अगला प्रश्न है, इसी को मॉडिफाई करके लिखा गया है नीचे में 2 फॉर्मूला। अब यहाँ देखेंगे इस फॉर्मूला में भाज्य को ले लिया गया। अगर हमें भाजक निकालना हो तो हम भाज्य माइनस शेषफल और बट्टा भागफल करेंगे तो हमारा भाज्य निकल जाएगा। लेकिन हमें भागफल निकालना हो तो भाज्य माइनस शेषफल और बट्टा भाजक करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। सवाल देगा आपको, कभी भाजक खाली कर देगा, कभी भागफल खाली कर देगा, कभी शेषफल खाली कर देगा, कभी आपको कोई डिजिट दे देगा शेषफल खाली कर किसी तरह से भी। शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल, ये भी फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला से यहाँ पर अलग अलग तरीका से भाज्य निकालिए, भाजक निकालिए, भागफल निकालिए, शेषफल निकालिए, अलग अलग तरीका से यहाँ पर बना करके दिया गया है आपको 4 तरह से फॉर्मूला। अब यहाँ पर यूक्लिड डिफाइंड एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो भी मान आएगा q का मान कभी भी 0 नहीं रख सकते। तो यहाँ पर जो q का मान आएगा, b का मान तो कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर a और b दोनों क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक के लिए होता है, और q का मान कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो फिर एचसीएफ इसका बनेगा ही नहीं। ये सिर्फ एचसीएफ के लिए ही यूज किया जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगला भी है प्रश्न हमारा साथ में, 2 संख्याओं का गुणनफल उनका महत्तम होगा। 2 संख्याओं का जो गुणनफल है उनका महत्तम होगा, तो इसको बोलते हैं मौसम गुने लौसम, यानी कि एलसीएम गुने हो जाएगा एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमें अगर 2 संख्या दे रखा हो, एक और फॉर्मूला यहाँ पर हम अगर बताते हैं आपको,
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का बट्टा हो जाएगा एचसीएफ से हमें भाग देना। हमें पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों दिया होगा और एचसीएफ हमें दिया होगा जिससे भाग देना है, एलसीएम निकालना हो। अगर एचसीएफ नहीं दे रखा हो, एलसीएम दे रखेगा, तीन संख्या कोई भी देगा, एक पहली संख्या दूसरी संख्या, या तो एलसीएम देगा या एचसीएफ देगा, एचसीएफ या एलसीएम खाली कर देगा। अगर एचसीएफ खाली कर देगा तो हम एचसीएफ लिखेंगे बराबर में, फिर पहली संख्या लिखेंगे, गुने में दूसरी संख्या लिखेंगे और बटा में एलसीएम लिखेंगे। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, इस ऑब्जेक्टिव बनता है सीधा सीधा। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम हो जाएगा। ये पहला चैप्टर का फॉर्मूला था जो इम्पोर्टेंट था। ये वाला फॉर्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ए गुने बी एचसीएफ गुने एलसीएम हो गया। अगर ये निकालना हो तो ये चला जाएगा बट्टा में, अगर ये निकालना हो तो ये चला जाएगा इसके बट्टा में, ए निकालना हो तो बी चला जाएगा बट्टा में, और बी निकालना हो तो ये चला जाएगा बट्टा में। अब यहाँ पर तो पहली हो गया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया भाज्य बराबर डिवाइड पर है, और दूसरा हो गया आपका भाज्य निकालना हो, तीसरा भागफल हो, और चौथा शेषफल हो, पांचवा जो यूक्लिड एल्गोरिथम है, और छठा आपका दो संख्याओं का मौसो गुने लौसो निकालना, दो संख्या गुणनफल निकालना हो तो एलसीएम और एचसीएफ होता है। ए और बी ये दोनों संख्या का जो गुना होता है वही एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है ए गुने बी, दो संख्या दे रखा हो, एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगला दूसरा चैप्टर का जो क्वेश्चन प्रश्न है, फॉर्मूला है वो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, तीन तरह के बहुपद होता है। पॉलिनोमियल में तीन भाग है, ax प्लस बी बराबर 0, इसका घात कितना है 1 है, इसलिए घात अगर पूछेगा कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है तो 1 होता है रैखिक बहुपद का घात, ऑब्जेक्टिव भी बनता है ये। और उसके बाद अगर ये पूछेगा कि इसको आप फॉर्म में लिखिए x के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे ax बराबर हो जाएगा माइनस बी, उसके बाद x बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है। यहीं से ये फॉर्मूला बनता है शून्यकों का योग, दो शून्य का योग निकालना हो तो माइनस बी बाय ए लिखते हैं। कहाँ से बना, रैखिक समीकरण से, इससे। उसके बाद आपका 9 में है, 8 हो गया, 9 में है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर घात पूछेगा, द्विघात बहुपद में घात कितना होता है तो घात होता है 2, और इसका व्यापक रूप का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप है। उसके बाद अगला है त्रिघात बहुपद का पूछेगा तो वही रैखिक में एक घात हो गया, द्विघात में 2 हो गया, त्रिघात में 3 हो गया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, घात कितना हो गया इसका 3 हो गया। ये सारे व्यापक रूप है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको याद रखना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करने वाले जो सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए। अगर ये अल्फा का मान दे रखा हो 2 और बीटा का मान दे रखा हो 2, जो हम 2025 का ऑब्जेक्टिव कराए हैं, प्रीवियस ईयर का PYQ 2025 का कराए हैं, उसमें हम पहला चैप्टर मतलब मिक्स क्वेश्चन कराए हैं, उसमें सारी चीज़ों को बहुत आसान बना करके हम पढ़ाए हैं। उसके बाद अगर यहाँ 3 दे रखा हो तो ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, या फिर दे देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दे देगा 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे देगा आपको 2। इस तरह से ये क्रम देगा, कभी शून्य अलग अलग दे देगा, कभी योग करके देगा। दो तरीका से पूछता है, एक कहेगा कि निम्नलिखित में 2 शून्यक है, किसी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 2 शून्यक है इतना इतना, या फिर कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो आपका, तो शून्यकों का योग गुणनफल दे रखा हो, तब हमें इस फॉर्मूला को याद रखना है। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकंड चैप्टर के लिए, और सबसे ज़्यादा सवाल बनता है इसी के ऊपर। यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान दे रखा होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, इस पर जब हम बैठाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब चलो एग्जांपल हम लेते हैं, अगर यहाँ पर एक क्या बोले अल्फा बराबर अगर 2 ले लेते हैं और बीटा बराबर 3 ले लेते हैं या फिर 4 ले लेते हैं, इसमें बैठाइए, ये एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है 2 है, उसके बाद प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, फिर एक्स लगा हुआ एक्स लगा देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4 गुना 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस 4 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ये। अगला प्रश्न है, अगला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, अभी बताया माइनस बी वाई होता है, अल्फा इंटू बीटा सी वाई होता है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हो जाएगा माइनस बी वाई ए हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। देखेंगे अल्फा और बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, अगर यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा माइनस बी बाय सी हो जाएगा, इसका माइनस बी बाय सी हो जाएगा। उसके बाद त्रिघात में देखेंगे, द्विघात का था, अब त्रिघात में देखेंगे अल्फा है, बीटा है और गामा है, अल्फा बीटा और गामा, ये त्रिघात में क्या बताया एक्स क्यू है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स है प्लस डी है बराबर है 0, इस तरह से बनेगा तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा,
बराबर सी बाय है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए हो गया। ये सारे फॉर्मूला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये 3 फॉर्मूला है, ये त्रिघात के लिए है 3 फॉर्मूला और द्विघात के लिए है 2 फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी पेयर ऑफ लीनियर इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सीधा यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पर संगत है, केवल एक हल है, प्रतिच्छेदी है, अविरोधी है। जब कोई किसी के बराबर नहीं हो, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2 डज नॉट इक्वल टू c1 c2। जब कोई किसी के बराबर नहीं हो तो संगत होगा, केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अविरोधी होगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आपको इक्वेशन दे देगा 2x² प्लस 4x प्लस 3। अगला दूसरा इक्वेशन दे देगा 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पे देखेंगे 2 है और 3 है, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 3, डज नॉट इक्वल टू, ये 4 है, यहाँ पे 4 है, तो काट देंगे तो 1 बट्टा 1 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू। अगला देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, 3 बट्टा 5, यानी कोई किसी के बराबर नहीं होगा। तो इन चारों में से कोई भी आपको ऑप्शन में देगा, चारों में से कोई एक ऑप्शन में देगा और अदर कोई दे देगा ऑप्शन में। तो संगत, केवल एक हल, प्रतिच्छेदी और विरोधी, इस बात को याद रखेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है 16 में, जब 2 बराबर हो और 1 बराबर नहीं हो तब ये क्या होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा, विरोधी होगा। विरोधी अलग है, समांतर है, कोई हल नहीं है और संगत है। ये 4 पॉइंट है, जिसको याद मेमोराइज करना। फिर तीनों जबकि एक दूसरे के बराबर होगा, संगत, अपरिमित रूप से अनेक हल, संपाती और आश्रित होगा। ये तीनों पॉइंट है, बस इतना ही 3 पॉइंट है जो इस चैप्टर से, तीसरा चैप्टर से पूछा जाता है। या तो इक्वेशन दे बना करके दे देगा आपको, कहेगा कि बताइए कि कैसा हल है, तो आपको बताना होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2। उसके बाद सारे डिजिटों को रखना है, x1 x2 को, y1 y2 को, z1 z2 को। इस तरह से मान रखने के बाद उसके बाद जैसे आप बताएंगे संगत है, केवल एक हल है, प्रतिच्छेदी है और विरोधी है, और संगत है, कोई हल नहीं है, समांतर विरोधी है। और जब ऑब्जेक्टिव 2024 का कराएंगे तो उसमें जब ये क्वेश्चन आएगा या चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अभी फिलहाल फॉर्मूला को आप देखते जाएंगे। 18 में है चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विवेचक, विवेचक निकालना हो तो विवेचक को बोलिए, विवेक्तर बोलिए, यानी d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। d बराबर b² माइनस का 4ac। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इस पर सवाल कैसे बनता है, देखिए अगर यहाँ पर 4x² लिख दिया, प्लस में 2x लिख दिए, माइनस का 4 लिख दिए, तो यहाँ पर a, ये जो हो जाएगा वो a का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा b का मान हो जाएगा, और अगला जो ये वाला है ये c का मान हो जाएगा। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस हो गया 4, ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर b² माइनस का 4ac। अब यहाँ पर b का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुने, उसके बाद a का मान यहाँ से 4 हो गया और c का मान 4 हो गया, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 16 चौके 64 और 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 60 आ रहा है माइनस में, जब माइनस में आएगा देखिए 3 रीजन बनता है। एक हो गया कि कोई भी संख्या जो d बराबर 1 आए, 2 आए, 3 आए, कोई भी प्लस में आए, धनात्मक पॉजिटिव आए, तो वो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, जो यहाँ पर पहला में कहा गया, जो यहाँ पर 20 में दिखाया गया, आपको 20 में दिखाया गया, 20 में दिखाया गया। उसके बाद अगर d बराबर में आपका माइनस में 1 आए, माइनस 2 आए, माइनस में नेगेटिव में कोई भी आ जाए, नेगेटिव में कोई भी नंबर हो, नेगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा, ये मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई संख्या जो प्लस में आए, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी पॉजिटिव में आए, तो आपका ये 19 नंबर का अप्लाई होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इस पे बैठाना है, ये फॉर्मूला है विवेचक या विवेक्तर का फॉर्मूला है, डी वाला फॉर्मूला है, जिसमें 3 रीजन बनते हैं। एक हो गया अगर डी बराबर कोई संख्या ऐसी आए जो पॉजिटिव हो, प्लस में हो नंबर, तो वो हो जाएगा मूल वास्तविक और असमान होगा। लेकिन अगर 0 आ जाएगा, d बराबर 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। जब कोई संख्या प्लस में आए तो वो
बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा तो 0 मूल वास्तविक नहीं होगा। उसके बाद ये मूल वाले जो फॉर्मूला होते हैं, ये मूल वाले फॉर्मूला होते हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। इसके ऊपर हम बैठाते हैं, या तो डिघाट वाले टर्म को तोड़ते हैं या फिर डिघाट वाले फॉर्मूला में इस पर बैठाते हैं। उसके बाद अलग अलग दो शून्य के निकालना होता है, तो शून्य के निकालने का एक डिघाट वाला फॉर्मूला है, उस पर बैठाते हैं, गुणनखंड करते हैं, या फिर इसको हम फॉर्मूला पे बैठा करके तोड़ते हैं। एक बेसिक मेथड होता है, एक ट्रिक मेथड होता है। अल्फा बराबर निकालना है और बीटा बराबर निकालना है, यानी कि दो शून्य के निकालना हो अल्फा और बीटा का मान, तो हमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आसान तरीका से ऐसे लिख सकते हैं, डी बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन हो जाएगा 2a, अपॉन हो जाएगा 2a। अगर यहाँ पर डी लिखने का मतलब है कि इस फॉर्मूला पे पहले बैठाना पड़ेगा, उसके बाद डी का जो मान निकलेगा उसमें रखेंगे, उसके बाद इस पर रख करके सॉल्व करेंगे, फिर आपका आंसर निकलेगा। अगला पॉइंट हमारा है, ये चैप्टर हो गया 23 का, इतना फॉर्मूला है जिसमें याद रखना 18, 19, 20, 21, 22, 23 वाले को। उसके बाद है 24 से, ये एपी का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में एक फॉर्मूला हो गया ये, जो हम क्या करते हैं डिफरेंट निकालते हैं, यानी कि डी का मान जब निकालते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं। जब हमें कोई n टर्म का मान निकालना हो तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, an का मान निकालना हो या फिर n का मान निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। जब हमें योग कहे, s का मान कहेगा, योग कहेगा निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। योग के लिए ही कहेगा तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, योग के लिए ही कहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर जो तीन जो सवाल फॉर्मूला बनते हैं वो योग के लिए, और दो जो फॉर्मूला बनते हैं वो n टर्म के लिए और nth टर्म के लिए और nवां पद के लिए, ये दो टर्म बनते हैं। एक हो गया ये आपका ये वाला भाग, एक हो गया ये दोनों है an निकालने के लिए, an निकाल सकते हैं इससे, an निकाल सकते हैं या n निकाल सकते हैं, ये दोनों ही निकाल सकते हैं इससे। उसके बाद ये दोनों जो बनता है यहाँ पर, एक ये और एक ये और एक ये, तीनों जो बनता है इसमें, योग जब भी कहेगा निकालने के लिए, योग यानी कि इसका मान निकालना हो तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, योग जब भी कहेगा। बस 5 फॉर्मूला है एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। उसके बाद है त्रिभुज तो सबसे लंबी चैप्टर होता है, त्रिभुज से यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया। जब हम चैप्टर वाइज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव को, तो वहाँ पर जो भी इसका थ्योरी होगा उस थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी बेस होता है त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है निर्देशांक ज्योमेट्री। इसमें देखेंगे कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और उदर रेखा को वाई अक्ष। क्षैतिज कहने का मतलब है ये दो रेखा इस तरह से, ये दो रेखा हो गया, कोई भी नाम दे दीजिए, ए दे दिए और बी दे दिए। क्षैतिज रेखा कौन हो गया, जो एक्स बोला जाता है, एक्स अक्ष वाले ये हो गया, जो लेटा हुआ है ये क्षैतिज रेखा हो गया। वाई अक्ष वाले कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वाई अक्ष वाले ये हो जाएगा। तो वाई अक्ष वाले को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स अक्ष वाले को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और वाई अक्ष वाले को क्या कहते हैं हम, उदग्र रेखा। उसके बाद मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज एक्स अक्ष एवं उदग्र रेखा वाई अक्ष प्रतिच्छेदी करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यानी ये रेखा और ये रेखा दोनों बिंदु जहाँ पर काटते हैं इस पॉइंट को, जहाँ पर ये काटा जाता है, जहाँ पर इसको काटा जाता है उसको हम बोलते हैं, अगर इसको हम और बढ़ा दें तो यहाँ पर जहाँ पर ये काटा है इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है, जो आगे भी दे रखा है आपको। यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, जहाँ पर दोनों बिंदु आपस में काटता है वो 0 0 हो जाएगा। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x और y होते हैं, जिनमें पहले x को भुजा या x निर्देशांक, दूसरे को y को कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। x कोटि अगर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 3 है और 5 है, इसमें कोटि बताइए क्या होगा। तो क्या बोले कि जिनमें x को भुज कहते हैं, ये x वाला है इसको हम भुज कहेंगे, ये y वाला टर्म है इसको हम कोटि बोलते हैं। बस याद रखना है कि जो x अक्ष में होगा, x के निर्देशांक होगा वो भुज होगा, y के निर्देशांक होगा वो कोटि होगा। 33 में है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज और x निर्देशांक कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या y निर्देशांक कहलाती है। इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, इन दोनों पॉइंट को भी याद रखेंगे।
एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0, y अक्ष पर स्थित बिंदु 0y होता है। इस पर भी बहुत सारे सवाल सब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्ट पूछा जाता है। दूरी सूत्र यहाँ पर अप्लाई करते हैं। दूरी सूत्र के लिए एक बेस्ट तरीका होता है, अगर इस फॉर्मूला को आपको याद नहीं रखना, अगर याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एक ट्रिक के साथ बैठा सकते हैं। अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि अगर 2 है यहाँ पर -5 है, यानी ए बिंदु ए बिंदु है। अगर यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ पर जोड़ देंगे। एक माइनस है और फिर प्लस है तब भी यहाँ पर जोड़ देंगे। एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। एक प्लस है दूसरा भी प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। इस बात को आप अच्छी तरीक़ा से याद रखिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर माइनस का 4 दे दिए और यहाँ पे दूसरा बिंदु हम 2 दे दिए, ये एक बिंदु ए हो गया। एक निर्देशांक बी के निर्देशांक अगर यहाँ पर कहें तो -1 दे दिए और माइनस का 2 दे दिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये एक्स वाले टर्म होता है, ये 4 लिखे हैं, ये एक्स वाले टर्म होता है, ये वाई वाले टर्म होता है। ये दोनों माइनस में, -4 है -1 है, तो क्या बोले माइनस माइनस क्या करना है, एक दोनों माइनस में हो तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, फॉर्मूला का माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा प्लस में, रूट में डालेंगे। उसके बाद देखेंगे प्लस में है और ये माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में हो तो क्या बोले, एक प्लस में एक माइनस में हो तो उसको जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 है और यहाँ पर कितना है, 2 है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 को रूट से फाइंड आउट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो बस इस बात को याद रखेंगे, एक संख्या प्लस में हो दूसरी संख्या माइनस में हो, एक माइनस में हो दूसरी प्लस में हो तो प्लस करेंगे, दोनों माइनस में हो तो माइनस करेंगे, दोनों प्लस में हो तो माइनस करेंगे। अगला है, जब 2 ही टर्म दे रखा हो, बिंदु ए हो पी हो क्यू हो, कोई भी जो मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से है, मूल बिंदु क्या होता है 0 0। अगर यहाँ पे 2 है और 5 दे दिया दूसरी संख्या, इसको हम बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। इस फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, जब मध्य निकालने के लिए कहेगा, कोई भी सवाल दे देगा और उसका कहेगा कि मध्य बताइए। अगर ए बिंदु दे दिया, ए बिंदु में 2 है और 4 है, बी बिंदु में दे दिया आपको 3 है, उसके बाद 7 है। अब कहेगा इसका माध्य निकालिए। तो मध्य में करना क्या है कि एक्स वाले दोनों को जोड़ के आधा कर देना और वाई वाले दोनों जोड़ के आधा कर देना। इस फॉर्मूला पे कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। मीन जब भी कहेगा निकालने, माध्य जब भी कहेगा निकालने के लिए, तो एक्स वाले दोनों को जोड़ करके आधा कर देना, वाई वाले दोनों को जोड़ करके आधा कर देना। लेकिन अगर 3 टर्म हो तो यहाँ पर एक और दे दिए, ए बी और सी। 3 टर्म हो गया, 3 टर्म में यहाँ पे 7 दे दिया और 4 दे दिए। अब तीनों एक्स वाले को जोड़ना है, तीनों एक्स वाले को जोड़ना है और वाई वाले से भाग देना है। तीनों एक्स वाले को जोड़ना है और 3 से भाग देना, तीनों एक्स वाले को जोड़ना 3 से भाग देना। अगर दो टर्म रहेगा तो यहाँ पर हम दोनों एक्स वाले को जोड़ना है, 2 से भाग देना, दोनों वाई वाले को जोड़ना, 2 से भाग देना, वो मध्य निकल जाएगा उसका। अगला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में देखेंगे यहाँ पर m1 m2 लिखें, या फिर ऐसे लिख सकते हैं mx2 प्लस n x1 बट्टा हो जाएगा m प्लस n। अगर m1 m2 आपको कंफ्यूज करता हो तो एक को m मान लीजिए, एक को n मान लीजिए, कोई भी चीज़ मान सकते हैं m के जगह पर, n के जगह पर, जो रेशियो को दर्शाता है, रेशियो को दर्शाता है, रेशियो को दर्शाता है, जो अनुपात दिया रहता है उसको दर्शाता है, अनुपात वाले टर्म को। उसके बाद अगला भी वही हो जाएगा, y2 y1 हो जाएगा, x2 x1 y2 y1। एक में m मान लीजिए, एक में n मान लीजिए, फिर m मान लीजिए, n मान लीजिए। इस फार्मूला पे आप बैठा करके निकाल सकते हैं। चैप्टर में देखेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो इस सारे फार्मूला को यूज़ करके दिखाएंगे। 41 में है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं, जो आप इसको आप याद ही नहीं रख सकते। इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। आप देखिए करना क्या है कि एक छोटा सा सर्कल लेना है, एक छोटा सा सर्कल लेना है। जैसे हम यहाँ से सर्कल लिए, एक सर्कल लिए, एक सर्कल लिए और इस सर्कल पे हम 3 पॉइंट लिखते हैं। एक पर आप x1 लिख दीजिए, एक पर x2 लिख दीजिए, एक पर x3 लिख दीजिए। बस इतना काम तो याद रहेगा। एक सर्कल लेना है, x1 x2 x3 लिखना है। उसके बाद 1/2 लिखना है, 1/2 लिख करके उसके बाद आइए पहला वाला क्या लेंगे, x1। अगर हम x1 लेते हैं तो यहाँ पर y2 है, x2 है, x3 है, तो x2 x3 नहीं लेकर के हम क्या लेंगे, y2 y3। उसके बाद अगर हम लेते हैं x2, x1 तो ले लिए, अब x2 लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्लस x2 लिखें। x2 के बाद अगर ये 2 ले लिए हैं तब क्या बना, 3 और 1, यहाँ पर लेंगे y3 माइनस y1। उसके बाद फिर प्लस देंगे,
उसके बाद अगर हम x3 को लेते हैं, अब x1 ले लिए, x2 ले लिए, x3 लेंगे, x1 ले लिए, x2 ले लिए, x3 लेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, 1/2 हो जाएगा। पहला हम क्या लिए, x1 लिए, तो क्या बोले 1 तो ले लिए, तो हो जाएगा y2, अब माइनस हो जाएगा y3। फिर प्लस x2 अगर ले लिए तो 2 तो ले लिए ना, तो अब क्या बचा y3 और फिर y1 पे जाएंगे। फिर प्लस अगर x3 ले लेते हैं तो x3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y1 और y2। बस 1 लेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 हो जाएगा। फिर 2 लेंगे तो 3 1 हो जाएगा, और 3 लेंगे तो हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। बस इस तरह से आप एक सर्कल से आप याद रख सकते हैं x1 x2 x3 से। आगे है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, अब यहाँ देखिए त्रिकोणमिति में ये बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं इसमें, त्रिकोणमिति में अलग अलग तरीका से। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये पाइथागोरस प्रमेय का है। ये क्या होता है समकोण त्रिभुज का, ये h है, ये p है और ये b है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। इसी आधार पर फॉर्मूला बनेगा, ये a है, ये b है और ये c है। अब यहाँ देखिए इसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं। एक समकोण बनाए, समकोण में ये h है, ये b है और ये p है। अब यहाँ h वाले हमेशा प्लस में होता है, तो h बराबर लिखेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर का योग क्या हो जाएगा आपका, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ले लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो बी को इधर लो या पी को उधर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी स्क्वायर। अगर एक छोटा सा ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 होता है, 3 और 4 5 होता है, 3 4 5 पर अगर हम सवाल को बनाते हैं इसी पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करके, तो यहाँ देखिए बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो बड़ा होगा वो 5 है। उसके बाद 3 यहाँ रखिए, 5 यहाँ रखिए, या 5 यहाँ रखिए, 3 यहाँ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बोले हम, एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एच का मान, तो 5 का स्क्वायर बराबर, उसके बाद 3 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर, 3 4 5, 3 4 5, सॉरी ये 4 हो जाएगा, तो एक 4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और प्लस किया 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो 25, ये भी 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो बस एक ही फॉर्मूला याद इसमें रखना है, बाकी सारे माइनस में होगा। यहाँ पर जो भी एच निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चाहे बी निकालिए चाहे पी निकालिए, माइनस के लिए अप्लाई होगा। उसके बाद त्रिकोणमिति के जो फंक्शन है वो 8 है, 6 है। एक साइन थीटा है, कोसेक थीटा है, कोस थीटा है, सेक थीटा है, टेन थीटा है और कोट थीटा। साइन का पी बटा एच होता है। अब यहाँ देखें साइन पी बटा एच होता है। ये वाला टर्म हो गया, ये एच है, ये पी है और ये बी है। साइन फंक्शन की बात करें तो क्या लिखेंगे, प्यारे बेटा पप्पू, हाय हाय बोल। अब ये साइन के लिए है, ये कोस के लिए है, ये टेन के लिए। साइन कोस टेन, तीन चीज याद हो जाएगा। तो साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कोसेक। देखिए साइन का ऑपोजिट कोसेक दे रखा है, साइन का ऑपोजिट कोसेक दे रखा है, साइन का ऑपोजिट कोसेक है, और कोस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा। कोस का ऑपोजिट ये इसके ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, ये टेन जो है कोट का ऑपोजिट है। बस अब यहाँ पर क्या बोले हम कि साइन प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है। बस तीन को याद रखेंगे, तीन का ऑपोजिट करेंगे तो आपको ये बन जाएगा पी बटा एच, बी एच बटा पी, बी बटा पी, बी बटा एच बटा बी, पी बाई बी, इसका बी बाई पी। अगला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अब यहाँ पर आगे है साइन। अगर हम साइन को बदलते हैं, साइन को बदलेंगे तो 1 बाय कोसेक हो जाएगा, और कोसेक थीटा को बदलेंगे तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद है कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा एक होगा। कोसेक थीटा को बदलेंगे तो 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा को बदलेंगे तो 1 बाय कोस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। एक वाले टर्म को अलग रख लेंगे और इस वाले को अलग रख लेंगे। टेन थीटा बदलेंगे तो 1 बाय कोट थीटा हो जाएगा। अब आगे 43 में है, टेन थीटा का एक फार्मूला ये होता है, टेन थीटा का एक फार्मूला और होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा का। टेन थीटा बराबर ये साइन है, तो साइन के लिए क्या आता है, कोसेक आता है, तो ऊपर लिखेंगे कोसेक थीटा, नीचे में आ जाएगा आपका सेक थीटा। ये फार्मूला भी बनेगा टेन का, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, या फिर लिख सकते हैं कोसेक थीटा बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। कोट के लिए
कोस थीटा बटा साइन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और बटा लिख सकते हैं कोसेक थीटा। अगर नहीं दे रखा है तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक फॉर्मूला क्या बताया इसका, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बटा हो जाएगा सेक थीटा। इसका एक और क्या बताएं, सेक थीटा, कोस ऊपर में है तो कोस के लिए सेक आता है, सेक थीटा, और उसके बाद हो जाएगा कोसेक थीटा। ये दोनों फार्मूला एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं दे रखा है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर, फिर स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, और टेन स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों बात को भी याद रख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर चेंजिंग फॉर्म है जो सवाल आसानी से बन जाता है। ये देखिए, अगर यहाँ पर साइन दे रखा है आपको 30 डिग्री, नीचे में दे रखा है आपको कोस दे रखा है आपको 60 डिग्री, तो इनमें से किसी एक को चेंज करना, या तो इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए। चेंजिंग फॉर्म यही आता है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा का मान होता है, ये थीटा का मान होता है। अगर हम ऊपर वाला भी चेंज करते हैं तो ये साइन हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो किसमें, और उसके बाद हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा 30 डिग्री, और नीचे में जैसे वैसे रहेगा ये कोस 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसको जब हम बदलेंगे तो ये कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 90 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 30 90, और नीचे में भी कोस 60 डिग्री हो गया। जब दोनों कटेगा तो एक आ जाएगा। तो बस यहीं पर बदलाव करके हम क्या करते हैं 90 डिग्री में से उसको घटाते हैं, तो साइन बदलेगा तो कोस में, और उसके बाद कोस बदलेगा साइन में, कोस बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा कोस में, टेन बदलेगा कोट में और कोट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। बस यहाँ पे ये याद रखना है। उसके बाद अगला फंक्शन है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो पहले बता चुके हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं साइन थीटा को हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, रूट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो अभी हम बताए थे उधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो रूट में जा सकता है, या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। अगला है, अब यहाँ पर ये फंक्शन है, इस फंक्शन को एक आसान ट्रिक से हम निकालना सिखा देंगे आपको। यहाँ देखेंगे कैसे निकलता है। ये कितने फंक्शन है, कितने फंक्शन है। यहाँ पर हम एक को 0 बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे और 4 बोलेंगे। 0 1 2 3 4 5 फंक्शन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 फंक्शन है। इसमें इसके बट्टा में 4 डाल दीजिए, 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 सब में रूट अंडर लगा दीजिए, इसमें भी रूट अंडर, इसमें भी रूट अंडर, इसमें रूट अंडर, इसमें रूट अंडर। क्या बोले 0 1 2 3 4 सबके अपॉन में क्या लगा दीजिए 4 4 सब में लगा दीजिए, सबको रूट के अंदर में डाल दीजिए। अब जब हम ये 0/4 है जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, पहले साइन के लिए ही कर रहे हैं। ये 1/4 है, रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। ये 2/4 है, ये क्या हो जाएगा √2 अपॉन हो जाएगा 2। यहाँ पर हर कपर में कर लेंगे तो √2 अपॉन √2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको देखेंगे √3/4 है, अगर √3/4 है, √3/4 को देखते हैं √3/4। अब यहाँ पर √3 तो नहीं निकलेगा, वैसे रह जाएगा। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। और √4 अपॉन क्या है √4 है, √4 ये निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ये पहला फंक्शन हम देख लिए कि 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। उसके बाद 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इसके बट्टा में 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 4, और सब रूट में डाल दिए तो ये फंक्शन आपका निकल गया। जब ये निकल गया तो ये कोस कैसे निकलेगा, साइन तो निकल गया, साइन निकल गया तो इसका अपोजिट करते जाइए, जो यहाँ 90 डिग्री का वो 0 डिग्री का मान बन जाएगा, इसका अपोजिट कीजिए ये 30 डिग्री का मान बन जाएगा, इसका अपोजिट कीजिए ये तो अपोजिट होगा ही नहीं, सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद इसका अपोजिट 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। यहाँ देखेंगे जब साइन निकल जाएगा तो साइन को हम पलट देंगे, जैसे ही पलटेंगे तो वो सारे कोस का निकल जाएगा। अब टेन का कैसे निकालेंगे, अभी टेन वाला एक फॉर्मूला पढ़े थे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा,
साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन का मान और कोस का मान एक दूसरे में रखेंगे। साइन का मान क्या है, पहला में 0 है, 0 रख दी। नीचे में क्या है, कोस का मान 1 है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, tan 0 डिग्री मान 0 हो जाएगा। अगर हम दूसरा निकालते हैं, अब यहाँ देखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन का मान कितना है 1/2, उसको रख दिए। उसके बाद भाग उलट के गुना होगा, इसका मान कितना है, ये 2 अपन कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। है √3/2, लेकिन ये भाग उलट के गुना हो जाएगा, तो √2 से √2 चला जाएगा। अब यहाँ कितना है, 1 है, 1 बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/√3 हो गया। उसके बाद इन दोनों को आपस में भाग देंगे, आपस में भाग देंगे तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। इन दोनों को आपस में भाग देंगे तो इससे ये चला जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा। इसमें जब इससे भाग देंगे तो क्या होगा, इंडिफाइन हो जाएगा। अब ये साइन का अपोजिट कितना कोस हो गया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किए, इन दोनों को आपस में डिवाइड किए, tan निकल गया। अब tan का अपोजिट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कोट निकल जाएगा। इंडिफाइंड है, यहाँ इंडिफाइंड है सिंबल। उसके बाद √3 हो जाएगा पलट करके, फिर 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पलटने से बन गया। 4 फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब अगला देखिए 5 और 6 सेक है। सेक कैसे निकालना है, सेक का एक फॉर्मूला दिए थे कि 1/सेक, सेक थीटा बराबर तो 1/sin थीटा, सॉरी सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब आइए कोस पर चलते हैं। कोस कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। ये क्या करना है, 1/cos, यानी कि इसको जब हम 1/1 लिखेंगे, यानी कि आपस में पलट देंगे, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको पलट देना है, क्योंकि उल्टा होता है उसका। इस 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, और √3/2 को पलटेंगे 2/√3 हो जाएगा। √2/1 को पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। उसके बाद ये 1/2 को पलटेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा, और 0 को पलटिए या कुछ भी कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 को पलटेंगे तो इंडिफाइन हो जाएगा। 0 को पलटेंगे यानी कि ये 0/1 था पहले, अब यहाँ पर 1/0 लिखेंगे। आप किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो इंडिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कोसेक को निकालेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मिनटों में आप इसको निकाल सकते हैं। अगला है 47 में, पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है π/2 को, यानी कि 180 डिग्री मान होता है पाई का, अब बट्टा हो गया 2, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसके अपॉन में 2 लिखा हुआ 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर π/3 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 180 में 3 से भाग देंगे। अगर 180 बटा यहाँ पर 4, यानी कि π/4 लिखा हुआ है तो 180 बटा 4 लिखेंगे, यानी कि पाई का मान बस याद रखना कि 180 होता है। अब वो 2 लगा के दे, बटा में 3 लगा के दे, 4 लगा के दे, 5 लगा के दे, उसको भाग देना है। तो बस यहाँ पर देखिए निकाल के दिखाया गया कि 90 डिग्री को हम पाई के फॉर्म में π/2 बोलते हैं, 60 डिग्री को पाई के फॉर्म में π/3 बोलते हैं, 45 डिग्री को पाई के फॉर्म में π/4 बोलते हैं, 30 डिग्री को पाई के फॉर्म में π/6 कहते हैं। अगला है 49 से। अब हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होता है सर्कल। सर्कल में देखेंगे यहाँ पर वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये एक वृत्त है। अब यहाँ पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, बिल्कुल ऐसे जितना चाहे उतना रेखा खींच लीजिए, जितना चाहे उतना रेखा खींच लीजिए, जितना चाहे उतना रेखा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, जितना रेखा चाहे उतना रेखा खींच सकते हैं। तो ये कथन क्या है कि वृत्त पर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, वृत्त पर कि किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखें यहाँ पर वृत्त है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु है ये, एक बिंदु से केवल स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ पर अगर एक ही बिंदु से यहाँ पर खींचना चाह रहे हैं, यहाँ पर से, तो हम सिर्फ यहाँ से एक ही बिंदु खींच सकते हैं, या फिर यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ से एक ही बिंदु खींच सकते हैं। उसके बाद है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ देखें ये अंतः लिखना था यहाँ पर कि अंतः से हम सिर्फ केवल एक खींच सकते हैं, और ये बाहर से 2 खींच सकते हैं। ये बाहर वाला बता है, ये अंतः वाला हो गया कि अंदर, ये अगर ये वृत्त का ये पॉइंट है, ये केंद्र है, केंद्र से हम एक रेखा खींचें या फिर इधर से खींचेंगे एक रेखा। उसके बाद है 52 में वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसको कथन है, सब याद रखना है। वृत्त के भीतरी बिंदु पर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। उसके बाद स्पर्श रेखा का मतलब इसको छू करके निकलना है, इसे छू करके निकलना। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो हमारा देखना हो, एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भेजें, वो भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न अगला पॉइंट हमारा है वृत्त की त्रिज्या बराबर 82/2 हो जाएगा। ऐसी फॉर्मूला वीडियो मुझे नहीं लग रहा कि कोई आज तक यूट्यूब पर करा रहा होगा।
ये पहला ऐसा शख्स है जो हम पूरे पीडीएफ का जो पूरे बुक का निचोड़ निकाल करके एक पीडीएफ बना करके आपके सामने लेकर के आए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, सारे चैप्टर का जो एक बार रिवीजन हो सके। विड्थ, अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, शुरू हो जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। विड्थ की त्रिज्या होता है, त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, डी/2 लिखा है। जब भी आर का मान अगर हम यहाँ पर 25 दे रखा है, और सुनिए एक चीज़ को ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इससे बहुत सारे पूछता है, आर बराबर और डी बराबर। ये जो आर होता है, आर जो होगा अगर यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पर व्यास दे रहे और यहाँ पर देखिए ये डायोमीटर अगर यहाँ पर 8 दे रखा है, तो त्रिज्या से अगर व्यास पूछेगा, त्रिज्या से व्यास पूछेगा तो इसको डबल करना है, 2 गुना करना है। लेकिन अगर यहाँ से व्यास से त्रिज्या पूछेगा तो इसको डिवाइड करना है। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, अगर त्रिज्या दे रखा हो, व्यास पूछेगा तो 4 गुने 2 कर देंगे, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर व्यास दे रखा हो और कहेगा त्रिज्या बताइए, अगर डी बराबर 8 है तो त्रिज्या पहले निकालना होगा, तो इसको आधा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या का डबल व्यास होता है। अगला है अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2r। वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। वृत्त ये पूरा वृत्त है, इसको हम पूरा को निकालेंगे तो ये 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ये पूरा आर हो जाएगा। उसके बाद हो जाए पाई ऊपर कह सकते हैं, पाई नीचे कह सकते हैं, तो 2 हो गया, ऊपर नीचे 2 भाग हो गया इसका, इसलिए 2 पाई आर हो जाएगा। उसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधा कर देंगे उसका जो वृत्त है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर सवाल हम बनाने चलें तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज करके उसमें जो से हम डिस्कशन के साथ में चलेंगे। यहाँ फॉर्मूला बता रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट में खींचते हैं। वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 होता है, उसके बाद पाई आर स्क्वायर हो गया। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा, 1/4 और इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है अगला पॉइंट है वर्ग का विकर्ण होता है। ये फॉर्मूला सब जो डायरेक्ट पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में आपको। भुजा यानी कि ये √2a लिख सकते हैं या फिर a√2 लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या भुजा भी लिखा रहेगा आपको, है ना। तो ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। वर्ग का परिमाप होता है, ये वर्ग है, वर्ग का जो परिमाप होता है 1 2 3 4, ये सबको जोड़ते हैं तो वो परिमाप कहलाता है। तो क्या हो जाएगा 4 भुजा हो जाएगा। यानी ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो क्या हो जाएगा 4 ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 भुजा हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है या फिर ए स्क्वायर होता है। उसके बाद आयत का विकर्ण है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का परिमाप है बराबर है 2 एल प्लस बी, 2 एल प्लस बी, 2 एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। घन का विकर्ण हो गया आपका भुजा बराबर भुजा इंटू √3, यानी हम √3a भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि वर्ग का विकर्ण कहेगा तो √2a, और यहाँ पर घन का विकर्ण कहेगा तो √3a या भुजा। घन का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब। उसके बाद घनाभ का विकर्ण है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2, घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल। उसके बाद है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से शुरू करते हैं, ये बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का हम क्या लिखते हैं ए बराबर, यानी कि ए क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसलिए हम इसको CSA भी लिख सकते हैं या सिंपल ए लिख भी सकते हैं। उसके बाद घनाभ का आयतन है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। जो सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया, इसको TSA से इंडिकेट करते हैं, TSA। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर। बेलन का आयतन हो गया, वॉल्यूम कितना है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है a/4 इंटू रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अठहत्तर में विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन का सूत्र हो गया। हिरोन का सूत्र 9th क्लास में जो से पढ़े होंगे, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, बहुत सारे सवाल इस पर आधारित हैं। उसके बाद है गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का CSA क्या हो जाएगा। उसके बाद है गोले का अर्धगोले का सेमी SCSA सेमी सर्कल।
उसके बाद अर्धगोले का यानी कि STSA सेमी टोटल सरफेस एरिया 3πr²। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गया L बराबर h² प्लस r²। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र क्षेत्रफल हो गया, शंकु का वक्र क्षेत्रफल हो गया πrl। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का TSA टोटल सरफेस एरिया, शंकु का कोण का टोटल सरफेस एरिया πrl और πr²।